डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार फैसला ले ही लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी रक्षा मंत्रालय की संरचनाओं के खिलाफ नए प्रतिबंधों का एक पैकेज लागू कर रहा है और सीरिया, जो पहले मध्य पूर्व में मॉस्को का सबसे करीबी सहयोगी था, सीरिया ने खुद पर लगे हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के बदले रूसी तेल के आयात में भारी कटौती करने पर सहमति जताई है। दोनों फैसले एक ही जगह पर चोट करते हैं, उस पैसे पर जो रूस को युद्ध के लिए मिलता है, बस अलग अलग दिशाओं से। एक सीधे तौर पर रूसी संघ की सैन्य संरचनाओं को सीमित करता है, जबकि दूसरा पहले से ही गिरे हुए रूसी तेल की बिक्री से होने वाली आमदनी को और कम कर देता है। अगर बहुत संक्षेप में कहें तो ये शायद पिछले एक साल में अमेरिका की तरफ से पहला गंभीर झटका है और आखिरकार वॉशिंगटन ने एक बार फिर रूसी संघ के खिलाफ प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इस एपिसोड में हम दोनों घटनाओं को विस्तार से समझेंगे, सीधे प्रतिबंध और सीरिया को तेल से काटना। मेरा नाम एलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और अपनी टिप्पणी नीचे लिखें। तो चलिए सबसे ताज़ा खबर से शुरू करते हैं, रूस के खिलाफ अमेरिका के नए प्रतिबंधों की। अमेरिकी विदेश विभाग ने फेडरल रजिस्टर में एक नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है जो हमें और आपको बताता है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रतिबंध औपचारिक रूप से 24 जुलाई को ही लागू हो गए थे, लेकिन इसके बारे में तुरंत आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेज में इसका सीधा आधार बताया गया है। आगे उद्धरण है, 24 जुलाई 2026 को अमेरिकी सरकार ने ईरान के संबंध में सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार कानून की धारा 3 के तहत उपाय किए। उत्तर कोरिया और सीरिया, मतलब औपचारिक कारण खुद यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध नहीं है, बल्कि 3 देशों ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया के संबंध में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उसमें सहयोग देने का आरोप है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अमेरिका की व्यवस्था कितनी धीमी है, लेकिन वो कितनी लगातार है। मतलब यूक्रेन के लिए ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस पर प्रतिबंध अगले कई सालों तक आते रहेंगे, भले ही युद्ध खत्म हो जाए। ऐसा मान लीजिए सीरिया में लगभग 2 साल से नई सरकार है। बशर अल असद का शासन बहुत पहले गिर चुका है, लेकिन प्रतिबंध अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब कौन कौन विशेष रूप से इन प्रतिबंधों के दायरे में आया है, और यह सूची काफी विस्तृत है। प्रतिबंध रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के 2 विभागों के खिलाफ लगाए गए हैं, विशेष रूप से मुख्य रॉकेट और तोपखाना विभाग और उन्नत अंतर सेवा अनुसंधान और विशेष परियोजनाओं के विभाग के खिलाफ। साथ ही रूस की थल सेना के खिलाफ भी कुल मिलाकर और 1061वें भौतिक तकनीकी समर्थन केंद्र के खिलाफ। ये यूक्रेन के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि अब अमेरिका रूसी सेना की आपूर्ति और सख्ती से नियंत्रित करेगा, और ये सीधे ही नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए भी। सैन्य संरचनाओं के अलावा इस सूची में 2 कंपनियां भी शामिल हैं, गिदेओन अल्फा और इंटरनेशनल इन्वेस्ट कंपनी, जिनमें उनकी सहायक कंपनियां और कोई भी उत्तराधिकारी शामिल है। साथ ही प्रतिबंध 5 खास व्यक्तियों पर भी लगाए गए हैं, आंद्रे गुसैयव, आंद्रे कोसलापोव, व्लादिस्लाव मोरोजिक, अलेक्जेंडर प्रिखोत्को और सर्गेई सिबारियेव। इस सब का क्या मतलब है? व्यवहार में लगाए गए प्रतिबंध विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसियों को सूचीबद्ध व्यक्तियों और संगठनों से सामान, तकनीक या सेवाएं खरीदने से रोकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी संस्थाओं को इन व्यक्तियों और संगठनों को किसी भी प्रकार का समर्थन देने, सैन्य उपयोग की वस्तुएं बेचने या संबंधित लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं है। ये प्रतिबंध 2 साल के लिए हैं, जिन्हें बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पूरे संदर्भ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये ऐसे प्रतिबंधों की पहली खेप नहीं है और साफ है कि ये आखिरी भी नहीं होगी। रूस के रक्षा मंत्रालय पर प्रतिबंधों की खबर प्रकाशित होने के साथ ही अमेरिका में रूस के खिलाफ एक और अधिक व्यापक प्रतिबंध विधेयक पर भी चर्चा हो रही है।
वही विधेयक जिसे डेमोक्रेट्स ने आलोचना करते हुए कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी देश पर जो मॉस्को को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करता है शुल्क लगाने के लिए व्यापक अधिकार देने का बहाना है। ये वही नरक जैसे प्रतिबंधों वाला कानून है जिसे लिंडसी ग्रैहम ने पेश किया है, यानी कुछ सैन्य विभागों पर लक्षित प्रतिबंधों के साथ ही बड़ा पैकेज भी तैयार हो रहा है जो सीधे रूसी सेना की संरचनाओं को नहीं बल्कि उन लोगों को प्रभावित करता है जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। अब आज के विषय का दूसरा हिस्सा, और ये सीधे युद्ध के लिए पैसे से जुड़ा है। रॉयटर्स के अनुसार सीरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीरिया पर लगे अंतिम बड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए चल रही बातचीत के तहत सीरिया ने रूसी तेल के आयात में भारी कटौती करने पर सहमति जताई है। आइए समझते हैं कि ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें विडंबना क्या है और इसका रूस पर लगे प्रतिबंधों से क्या संबंध है। दरअसल ये दोनों कहानियां आपस में गहराई से जुड़ी हैं। दमिश्क कई सालों से गंभीर अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है जो बशार असद के पिछले शासन के दौरान लगाए गए थे, और इन प्रतिबंधों का एक हिस्सा आज भी लागू है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन और पश्चिम की ओर झुकाव के बावजूद भी मैंने कहा था कि अमेरिका की व्यवस्था धीमी है लेकिन फिर भी सुसंगत रहती है। इसी दौरान सीरिया रूसी तेल पर काफी हद तक निर्भर हो गई, अपने खुद के पश्चिम समर्थक रुख के बावजूद। साथ ही नई सत्ता के आने के बाद भी सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने बचाए रखने की उम्मीद में रूस ने बशर अल असद की सत्ता गिरने के बाद सीरिया को सस्ती तेल की आपूर्ति काफी बढ़ा दी। यानी आज जो सीरिया वॉशिंगटन से दोस्ती कर रहा है वो सालों तक मॉस्को से तेल खरीदता रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था या बाकी विकल्प बहुत महंगे थे। और मॉस्को जो पूरी तरह बेउसूल है, उसने बशर अल असद की अपनी ही कठपुतली सरकार गिरने के बाद भी उसने सीरिया को और ज्यादा तेल सप्लाई की। मतलब आपने बशर अल असद को हटा भी दिया तो भी हम तेल देते रहेंगे। अब दमिश्क कह रहा है हमारे ऊपर से बाकी पाबंदियां हटा लें तो हम रूसी तेल की खरीद काफी कम कर देंगे या पूरी तरह बंद कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सीरिया अपनी इच्छा से रूसी तेल पर निर्भर नहीं है बल्कि मजबूरी में है, और सीरियाई अधिकारी पहले उनसे पाबंदियां हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि सीरिया गणराज्य विकल्प तलाश सके। क्योंकि अभी इस वजह से कि पाबंदियां अब भी लागू है, कोई और सीरिया के साथ काम करना नहीं चाहता। कहते हैं ये तो पाबंदियों वाला देश है और इसमें पड़ना ठीक नहीं है। यानी दमिश्क का मानना है पाबंदियां हटें तो नए सप्लायर्स मिल जाएंगे और हम मॉस्को को आसानी से छोड़ सकते हैं। वैसे भी हमें इसमें खास रुचि नहीं है। और अब सीरिया के ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा कि दमिश्क पहले से ही नए सप्लायर्स की तलाश कर रहा है और उनके मुताबिक देश की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव आने वाले हैं। दिलचस्प यह है कि अगर अमेरिका पाबंदियां हटाता है, और सबसे अधिक संभावना यही है कि वो हटाएगा भी, तो मॉस्को से रिश्तों में सच में दरार आएगी। कई लोग हैरान हैं कि सीरिया अब भी अपनी जमीन पर रूसी सैन्य ठिकाने क्यों रखे हुए है। मामला पेचीदा लगता है लेकिन असल में ये काफी सीधा है। और जब तक सीरिया रूसी तेल पर निर्भर है वो रूस को सैन्य ठिकानों से नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसा करते ही रूस तेल सप्लाई पूरी तरह बंद कर देगा। रूस भी ये बात समझता है और जानता है कि अगर सीरिया को कोई विकल्प मिल गया तो उसे शायद इस देश से जाने के लिए कह दिया जाएगा और मॉस्को को अपनी सारी सैन्य ठिकाने हटाने पड़ेंगे। यानी अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाए और सीरिया को कोई विकल्प मिल जाए जो उसे आसानी से मिल जाएगा, तो रूस न सिर्फ तेल का बाजार खो देता है बल्कि असल में इस देश में सैन्य ठिकाने भी खो देता है। अब आइए बात करते हैं कि सीरिया की इस प्रतिबंधित स्थिति के पीछे क्या है। ये भी संदर्भ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश विभाग उन देशों को आतंकवाद का प्रायोजक देश का दर्जा देता है जो विभाग के अनुसार आतंकवादी संगठनों को समर्थन देते हैं, और सीरिया कई वर्षों तक पिछली सरकार के दौरान इसी स्थिति में रहा। और शेष प्रतिबंधों को हटाना ये नई सीरियाई सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल करने की एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है जो शासन परिवर्तन के बाद शुरू हुई।
अब आइए इन दोनों कहानियों को जोड़ते हैं, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और यहाँ रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के असर को भी समझते हैं। इस संबंध को देखें। अमेरिका सीधे रूसी रक्षा मंत्रालय की उन विशेष इकाइयों पर प्रतिबंध लगाता है जो मिसाइल, तोपखाने और भविष्य की सैन्य परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। यानी वे रूसी सेना की उन क्षमताओं को निशाना बना रहे हैं जिससे वो तकनीक और पुर्जे तीसरे देशों से खरीद सके। मुझे लगता है यूक्रेन वासियों के लिए ये नई बात नहीं है कि रूसी मिसाइलों में अब भी कुछ पश्चिमी पुर्जे हैं। यही उस क्षमता पर सीधा वार है। वॉशिंगटन रूस से तेल खरीदने वाले एक और बड़े ग्राहक को भी बाहर कर रहा है, वो भी मास्को का, मध्य पूर्व में लंबे समय से सैन्य और राजनीतिक सहयोगी, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में आपूर्ति होती थी। और यहाँ ये जोड़ना जरूरी है कि ताज़ा पृष्ठभूमि इस खबर को क्रेमलिन के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाती है। रूस के भीतर ही तेल रिफाइनिंग पिछले 20 से ज्यादा वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग के अनुसार जुलाई में तेल रिफाइनिंग केवल 3.36 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही। यह एक पल के लिए सोचे, मई 2002 के बाद से सबसे कम है, यानी लगभग पूरे 25 सालों में, और व्लादिमीर पुतिन के पूरे शासनकाल में यह सबसे कम है। अपने टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज़ पर, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मैंने कल एक ग्राफ पोस्ट किया था जो तेल रिफाइनिंग में तेज गिरावट दिखाता है। तुलना के लिए 2020 से 2025 के बीच इसी समय में रूसी तेल रिफाइनरियां औसतन 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज़्यादा प्रोसेस करती थीं। मौजूदा आंकड़ा औसत से लगभग एक तिहाई कम है। वजह है रिकॉर्ड तोड़ हमले। यूक्रेनी ड्रोन तेल ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पिछले महीने 18 रिफाइनरियों पर हमले हुए, जिनमें रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियां भी थीं। ये ओम्स्क रिफाइनरी है जो यूक्रेन की सीमा से 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर स्थित है। अब इसे जोड़ते हैं। रूसी तेल रिफाइनिंग देश के भीतर गहरे हमलों से बिना प्रतिबंध के भी तबाह हो चुकी है। अब इसमें एक और खरीदार सीरिया का नुकसान भी जुड़ गई है, जिसके कारण सीरिया ने अचानक खरीदारी कम कर दी है और संभवतः समय के साथ रूसियों से देश छोड़कर अपने सैन्य अड्डे समेट ले जाने को भी कहेगा। और वैसे जॉर्जिया भी धीरे धीरे रूसी तेल से दूर हो रहा है। और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों का एक नया पैकेज भी आया है जो उन खास सैन्य संरचनाओं पर लागू होता है जो सेना की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। यानी एक साथ 3 दिशाओं में प्रहार किया जा रहा है। खुद रूस के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर, उनके विदेशों में बिक्री चैनलों और सैन्य विभागों पर जो बाद में ये संसाधन युद्ध में खर्च करते हैं। इसका आगे की घटनाओं के विकास के लिए क्या मतलब है? रक्षा मंत्रालय के विशिष्ट विभागों के खिलाफ प्रतिबंध अपने आप में, ईमानदारी से कहूं तो, एक अपेक्षाकृत सीमित कदम है जो शायद तुरंत रूसी सेना को पंगु नहीं बना देगा। ऐसी सूचियों में नियमित रूप से नए व्यक्ति और संगठन जोड़े जाते हैं। मॉस्को ने पहले ही ऐसे तंत्र बना लिए हैं जिससे वे बिचौलियों और तीसरे देशों के जरिए प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकते हैं। मॉस्को जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे पार करना है, इसलिए इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव सीरियाई तेल बाजार का नुकसान होगा। अगर दमिश्क वाकई में खरीदारी को अचानक कम कर देता है तो ये रूस के भीतर पहले से ही चरमराई हुई तेल रिफाइनिंग पर और भी ज्यादा दबाव डाल देगा। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अगर सीरिया से प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तो खुद सीरिया के साथ क्या होगा, ये आगे चलकर एक मिसाल बन सकता है जिससे नई सीरियाई सरकार की पूरी मध्य पूर्वी ऊर्जा नीति पश्चिमी और अरब आपूर्तिकर्ताओं की ओर मुड़ सकती है, न कि रूसी आपूर्तिकर्ताओं की ओर। रूस ने वर्षों तक सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी का उपयोग मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने के लिए किया है। इस प्रभाव का कुछ हिस्सा भी तेल के माध्यम से खोना सिर्फ पैसों पर चोट नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ये पैसों से भी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अभी जागरूक दर्शक कहेंगे ठीक है, वहाँ इतनी बड़ी मात्रा में तेल नहीं है और सीरिया ही तेल खरीद रही है। लेकिन बात यह है कि ये पूरे क्षेत्र में मास्को की भू राजनीतिक स्थिति पर चोट है। रूस को, चलिए ईमानदार रहे, पूरी तरह से मध्य पूर्व और मध्य एशिया से बाहर निकाला जा रहा है। जहां पहले वो ना सिर्फ घूमती थी बल्कि नाचती भी थी, अब उसे वहां से पूरी तरह से बाहर कर दिया जा रहा है। और बहुत से लोग भी इसे एक शानदार उदाहरण के रूप में देख सकते हैं।
कैसे एक देश जिसने गंदी रूस के प्रभाव से खुद को आजाद किया अचानक तरक्की करने लगा। सीरिया ऐसा एक उदाहरण बन सकता है। नतीजा 4 अगस्त को एक साथ 2 फैसले सामने आए जो रूसी सैन्य आर्थिक मशीन के अलग अलग हिस्सों पर असर डालते हैं। ये रक्षा मंत्रालय की उन संरचनाओं पर लक्षित प्रतिबंध हैं जो सेना की आपूर्ति करती हैं, और पूर्व मध्य पूर्वी सहयोगी का फैसला रूसी तेल की खरीद को तेजी से कम करना, बदले में खुद को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में फिर से शामिल करना। कुल मिलाकर भले ही छोटे कदम हों, लेकिन अमेरिका कार्रवाई कर रहा है, जो मुझे अब और अच्छा लग रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय व निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एडिटर और बेल आइकन दबाएं। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेट लिंक या डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर YouTube पर स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।